तेलंगाना के अंदर टीआरएस की जो हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है वो काबिल तहसीन है, इसकी तो हम सराहना कर सकते हैं। आज तक तेलंगाना के फॉर्मेशन के वक्त से लेकर या आंध्र प्रदेश के वक्त से लेकर किसी ने भी इस अंदाज की जो फलाह बहबूद के काम मुसलमानों के हिस्से में नहीं लाया है। हम इसलिए इनको मुबारकबाद भी देते हैं। और दूसरा खदशा ये भी रखते हैं कि कुछ अहबाब का, हमारे अपने ही कुछ अहबाब का ये ख्याल है कि मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर तलाक सलासा के वक्त में इन्होंने बाइकाट किया, तो इसका अंदाज़ा लग रहा है कि मुमकिन हो कि ये फिर पार्लियामेंट के वक्त में कहीं फिर बीजेपी की तायीद के अंदर ना चला जाए। इसीलिए इस अंदाज के भी ख्यालात लोगों के सामने आ रहे हैं। लेकिन मजमूई एतबार से जमात इस्लामी किसी पार्टी की या किसी की उसके अंदर जम नहीं होगी, बल्कि वो अपने मैनिफेस्टो को देखते हुए अफराद का इंतखाब करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे निज़ामाबाद की जो VIP स्क्रीन्स यहाँ जमा हुए हैं, उनके जहनों से इस अंदाज के अगर कोई खदशात हो तो उसको निकाल दें या उसके सिलसिले में कोई मुदल्लत दलील पेश कर दें कि इंशाअल्लाह फ्यूचर में इस अंदाज की या बीजेपी के साथ में जाने की कोई सबील नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि, और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि वो इस अंदाज से अल्लाह करे कि वो इंतखाब लड़कर जो है यहाँ हुकूमत बना ले और आइंदा होने वाले खदशा से भी अल्लाह ताला मिल्लत को खुसूसन महफूज रखे। जो स्टेट की जानिब से इलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स मैनिफेस्टो तैयार किया गया है और उसमें स्टूडेंट्स और एजुकेशन से मुताल्लिक़ मसाइल को जो भी सियासी पार्टीज़ हैं उनको पेश करने किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टेट के और मुकाम के जो मसाइल हैं उस पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जो एजुकेशन बजट का मामला है, तेलंगाना ने पूरे उसके GSDP का 1.6 जो है % बजट उसको अलोकेट किया, लेकिन उसमें से यूज़ जो है सिर्फ 8.2% किया गया, जो कि बिहार और छत्तीसगढ़ से भी कम है। जो बजट एजुकेशन पे अलोकेट किया गया और उस पर खर्च भी किया गया वो सबसे कम तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद एक बहुत अच्छा काम टीमरीज का यहाँ पे किया गया, लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके लिए माइनॉरिटी बजट के बजाय माइनॉरिटी सब प्लान बनाया जाए और इसके तहत इसको चलाया जाए। फिर तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसका हाल बहुत बेहाल है। यहाँ पे बहुत से जो है टीचिंग पोस्ट वैकेंट है। एक मिसाल मैं दूंगा, दक्कन क्रॉनिकल की जो रिपोर्ट है उसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 1268 जो सीट सैंक्शन किए गए थे टीचिंग पोस्ट, उसमें से सिर्फ 768 जो है अभी भी वैकेंसीज है। तो ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हमारा हाल है। उसके अलावा जो सबसे अहम मसला जो TRS ने अपने मैनिफेस्टो में भी लास्ट इलेक्शन में शामिल किया था वो 12% रिजर्वेशन का है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो मुसलमानों के मज़हब के नाम के बजाय वो जो कमेटीज़ जो बनाई गई थी, सुदेर कमेटी रिपोर्ट, उसमें जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उसके एतबार से मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन एलोकेट किया गया। इसके अलावा सबसे अहम मसला जो ईसाइयों 12 उठाती आई है वो है स्टूडेंट 1988 से जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, जब से यूनियन इलेक्शन बैन है, इसकी वजह से सेंट्रल पे लीडरशिप तेलंगाना से कोई नहीं जा रही है। पॉलिटिक्स में हो या किसी बनेगी, उनसे यही मुतालबा करेंगे कि बालापल्ली में जो माइनॉरिटी एरिया है मुस्लिम गर्ल्स के लिए वो बहुत गुंजान आबादी वाला इलाका है, वहाँ पे सख्त ज़रूरत है कॉलेज की। तो हमारा ये शदीद मुतालबा है कि गवर्नमेंट गर्ल्स बालापल्ली कॉलेज की बिल्डिंग तैयार है, लेकिन उसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम किया गया है। हमको उससे ज़्यादा ज़रूरत एजुकेशन की है, जिसकी वजह से गर्ल्स में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारा मुतालबा सबसे पहले ये है कि उस कॉलेज को जल्द अज जल्द 2019 और 20 के एकेडमिक ईयर में शुरू किया जाए। दूसरा सबसे अहम मसला, निज़ाम कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल का के लिए ज़मीन सैंक्शन की गई थी, लेकिन उसमें अभी तक बिल्डिंग जो है तामीर नहीं की गई। उस पर दूसरा गवर्नमेंट का एक शुरू कर दी गई है तामीर। हमारा मुतालबा ये है कि वहाँ पे 70 से ज़ायद स्टूडेंट्स है, गरीब स्टूडेंट्स, स्लम एरिया है पूरा, लेकिन उनको बिल्डिंग नहीं है। वहाँ पे पूरा एक टीन शेड है और पूरा आजू बाजू कचरा है। तो सेहत का भी वहाँ पे मसला है स्टूडेंट्स का, और वहाँ पे टीचर्स भी नहीं है। हमारा यही मुतालबा है कि गरीब स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे एक बिल्डिंग को तामीर किया जाए। तो ये जो अहम मुतालबात हैं, इस मैनिफेस्टो में बहुत सारे इशूज़ जैसे डी रिजर्वेशन का मसला है, इसको हल करने की सख्त ज़रूरत है।
फिर TRS ने गुज़िश्ता मैनिफेस्टो में KG तक PG फ्री तालीम का जो है अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी जो है हमको नज़र नहीं आता। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि KG तक PG जो है मुफ्त तालीम का आगाज़ किया जाए। तो ये कुछ छोटी चीज़ें यहाँ पे कही गई है, ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज़ है जो अभी हल होना बाकी है। तो हमारा यही मुतालबा है कि आप अपने मैनिफेस्टो तो जारी किया गया, लेकिन उसमें हम गुजारिश करते हैं कि उसमें तरमीमात करें और जो अहम मुतालबात है उसको। अब तक जितने भी बातें पेश की गई उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, और ये जितने भी मसाले भी जो रखे गए हैं उसके लिए मेरी भी हामी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ने जितने भी अब तक के 4.5 साल का रिजल्ट किया था, जितना भी बजट आप करते हैं, जितना भी आप एलोकेशन करते हैं बजट, उसका 50-60% से ज़्यादा आज तक खर्च नहीं हुआ। इसके तरफ तवज्जो देना चाहिए, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाना चाहिए, और साथ साथ संविधान के वास्ते भी उससे बहुत बड़ा जो है इकदाम उठाना चाहिए। 12% का मुतालबा तो आपके कोर्ट में है, और आप उसको किस तरह उसको सक्सेस करते हैं कि हम उसके लिए मुंतज़र कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो 12% मसला जो है हमारा बहुत अहम भी है। तो सबसे पहले जो मसाइल है हमारे सारे मसाइल का यही होगा कि साथ जो बजट आप दे रहे हैं, सालाना बजट बाजार बढ़ा रहे हैं, लेकिन खर्च हो रहा है नहीं हमारे, उसके ताल्लुक से खुसूस तवज्जो की जरूरत है। इस बात में साथ शुक्रिया। यहाँ पर रिजर्वेशन के मुकम्मल टीम आई हुई है, उनको नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा। वक्त क्योंकि अपनी कमदामनी का शिकवा कर रहा है, नमाज का वक्त है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक सेकुलर हुकूमत की जो नुमाइंदगी करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वजह से जिनको नवाजा गया, मैं उधर हिसाब से फाइल करता हूँ कि कोटा हर जात के ऊपर है। जैसा अभी परसों हम लोग जो है 60 उर्दू ट्रांसलेटर्स CM साहब ने 6-7 अपॉइंट किए, उसको भी हमारे लोग हाई कोर्ट गए और उसको रुकाने की कोशिश करे, उसको भी फिर डी रिजर्व करो बोल के लग गया। मतलब उसमें होता क्या, इसके अंदर खाली ओनली फॉर माइनॉरिटीज के लिए उर्दू, चूंकि पहले एक जमाना ऐसा था निजामी स्टेट के बाद हिंदू भाई भी बहुत उर्दू जानते थे, उर्दू मीडियम से पढ़े थे, तो कई पोस्ट ऐसे रहते थे हिंदू लोग भी उर्दू पोस्ट पे आ जाते थे, मगर अब नहीं है, खत्म होगा। टोटल तेलुगु लैंग्वेज को लोग पूरा आम कर चुके हैं, मगर उसका जो कोटा रिजर्व है उस वजह से हमारे थोड़े जात रुके हुए। तो इंशाल्लाह बात करते हुए उसको इमीडिएट CM साहब ने ऑलरेडी असेंबली में वायदा भी किया, आर्डर्स भी शुक्र है, जहाँ पर भी पोस्ट खाली हो जरूर फिल किया जाए। और एक जमात इस्लामी के हमारे रियाज भाई साहब बात करें, मैं आज मेरे भाइयों से कहता हूँ TRS पार्टी जिंदगी में कभी भी बीजेपी से ना पहले मिली है ना मिलेगी। CM साहब जब भी जाते हैं वो बीजेपी चेयर से मिलने जाते हैं, मोदी साहब से नहीं। कोई भी बैठा तो जाना पड़ता। ये चंद्रबाबू नायडू जो है इरिगेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट था कालुशन प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के परमिशन के लिए CM साहब 1 से 4 बार फिरते रहे। चंद्रबाबू नायडू और जो कांग्रेस जिससे अलायंस की है उसने 60 लेटर लिखे हैं CM साहब प्राइम मिनिस्टर, 60 लेटर लिखे हैं कि तेलंगाना को परमिशन मत दीजिए, गोदावरी पानी तेलंगाना को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हम लेंगे, बचा तो समंदर में गया तो कोई बात नहीं, बस तेलंगाना के साथ नहीं लेना। ये चंद्रबाबू नायडू है। मैं यही बताना चाहता हूँ, इसलिए मिले हम। कभी जिंदगी में आने वाले वक्त भी कभी भी बीजेपी से अलायंस नहीं होगा। ये टोटल कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को एक ही नारे से डराएगी। माशाल्लाह जमात इस्लामी का मैं दिल से रेस्पेक्ट देता हूँ। तेलंगाना तहरीक में अगर किसी ने साथ दिया है वो जमात इस्लामी ने साथ दिया। ये बड़ी दूरंदेश जमात है कि जो भी प्लानिंग करती है मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करती है, और बहुत से दवाखाने चला रहे हैं वो लोग। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आजकल एक स्कीम लाए लोगों को जो है कारोबार के लिए पैसे देने की, कोऑपरेटिव बैंक स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है। मैं दिल से उसका इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी बात, बीजेपी का एक ही मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत से भाई है, हमारे स्टेट में हम जब 2014 में इलेक्शन जीते उस वक्त बीजेपी के 5 MLA जीते और 1 MP। ये तो मालूम है ना, सिकंदराबाद MP दत्तारिया साहब है, बीजेपी के 5 MLA। मैं खासतौर से मुस्लिम नौजवानों से कहता हूँ 5 MLA जब कब 14 में जब हम हुकूमत बनाए उस वक्त तो 5 MLA और 1 MP थे। आज बल्दिया इलेक्शन आया, उसके बाद एक ही इलेक्शन आया हैदराबाद में, कारपोरेशन इलेक्शन, उसमें
बीजेपी के 2 कारपोरेटर हो चुके, एक एमपी 5 एमएलए की जगह सिर्फ 2 कारपोरेटर बने, जीते। लक्ष्मण साहब जो बीजेपी के स्टेट के प्रेसिडेंट है, एक भी कारपोरेटर नहीं जीत सके। हैदराबाद रामचंद्र रेड्डी एक भी नहीं जीत सके। उप्पल एमएलए वहां 10 कारपोरेटर में एक भी नहीं जीत सके। किशन रेड्डी जो बीजेपी के बहुत पुराने एमएलए, वहां 7 में 1 जीते हैं और गोशा महल के अंदर 1 जीते। मैं आपसे पूछता हूँ, बीजेपी आगे बढ़ रही है, खत्म हो रही है तेलंगाना में, ये सोच लीजिए। खत्म हो रही ना, देखिए उसके मायने में मजलिस पार्टी है जिसका 1 एमपी 7 एमएलए है, वो 44 कारपोरेटर जीते। ये हम पे पूरा इल्जाम है। आपको बोलता हूँ मैं, 65 साल आप लोग हमारे भाई आके हमको सब मिलकर कांग्रेस को वोट डाले, कांग्रेस से बेजार होकर फिर तेलुगु देशम को वोट डाले, नई पार्टी हमारा कुछ करेगी क्या? 65 साल में एक भी बार वो लोग किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए? नहीं बनाए, खाली ओनली माइनॉरिटी। और एक बात बताओ, दरगाह हुसैन शाह वाली की जमीन किसने बेचा? 1600 एकड़ जमीन किसने बेचा बताइए? कांग्रेस बेची या टीआरएस बेची? टीआरएस तो इस मरतबा सर्वे कर 45,000 एकड़ जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा रही है। तो ये सरासर हम पे इल्जाम है। हम मर जाए, जब तक हमारी पार्टी जिंदा रहेगी कभी भी हम बीजेपी से नहीं मिलेंगे, हमको जरूरत भी नहीं है। हमारे स्टेट में जब बीजेपी पूरे स्टेट में 2 कारपोरेटर जीत सकती है, वो पार्टी से कौन बेवकूफ जाके अलायंस करेगा? आप बताएंगे। ये सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को डराने के लिए, जब 2 एमपी थे कांग्रेस के, जब भी हमको डराया गया, आज उनकी हुकूमत में भी तो डराया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों से मैं खुला करना चाहता हूँ कि हम जिंदगी भर में कभी भी बीजेपी से मिलने का सवाल दिल में भी मत लाइए। वो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, उनसे मिलना पड़ता है। हमारी नई स्टेट थी, कई परमिशनों के लिए जाना पड़ता है। यही चंद्रबाबू नायडू, आप लोग सोच लीजिए, देख लीजिए, 1983 से लेकर आज से 3 महीने पहले तक बीजेपी के गोद में बैठे रहते। 2014 में आंध्रा इलेक्शन में तेलंगाना अलग होने के बाद क्या एक भी मुसलमान एमएलए को बनाया? एक को भी किसी मिनिस्ट्री दी आज तक नहीं दिए। लास्ट आज से 1 साल पहले इलेक्शन आया तो उस वक्त एक एमएलसी जो है फारूक साहब को दी गई, उन्हें काउंसिल का चेयरमैन बनाया, क्योंकि बीजेपी से टूटने के बाद मुस्लिम वोट काटने के लिए, जगन साहब को रोकने के लिए उन्होंने 1 दी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा ताल्लुक बीजेपी से ना आज रहा ना आगे रहेगा, ये बिल्कुल आप दिल से निकालें। दूसरी बात बजट का, जो हमारे फराज साहब ने भी कहा, नौजवान है, मैं फराज साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप तो अभी कम उम्र है, हमारे बुजुर्ग है। कांग्रेस पार्टी 1948 से हमारे पास हुकूमत करते है ना साहब? हम जैसा हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 में, 48 में जो भी वाक़या हुआ उसके भी जिम्मेदार कांग्रेस ही से। क्या खत्म गारतगिरी हुई? हालांकि निजाम के पास कोई फौज नहीं थी, ना या कोई ऐसी टक्कर की जंग की जरूरत। उसके बाद वही हुकूमत करते हैं कब तक? 83 तक, जब एनटी रामाराव पार्टी बना, वो पहली पार्टी बनी, हमारे पास कोई पार्टी नहीं बनी। 83 तक कभी भी माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन का बजट कायम किए क्या? उन्होंने मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भी नहीं करे। 85 में तेलुगु देशम बनने के बाद 80 लाख रुपए से हमारा बजट शुरू हुआ 1985। जब तक कांग्रेस 35 साल रूल कर लिए थी, कभी भी कोई माइनॉरिटी बजट नहीं दिए थे, अलायदा बजट। उसके बाद बजट 2004 में जब टीआरएस कांग्रेस का अलायंस हुआ, उसके बाद से हम लोग प्रेशर डालते रहे। 39 करोड़ बजट से लेकर हम लोग 2014 तक हमेशा धरने देते रहे, लड़ते रहे। हमारे कायदीन जाकर कलेक्टर ऑफिस पर धरने देते रहे कि मुसलमानों का बजट 1% तो दिया जाए। मेरे भाई ने कहा आज तो ये 1.7 है, 1% की जब बात की गई तो 1% भी नहीं दिया गया। आप निकाल के देखिए 2011, 12, 13 में अलबत्ता इलेक्शन था, 14 में वो साल थोड़ा बजट बढ़ाया गया, 800-900 करोड़ पे ला गया। उससे पहले देखिए 200, 150, 250 करोड़ से बढ़ाया नहीं। तो बजट आज 2000 करोड़ का। मेरे भाई ने कहा कि यूपी में, बिहार में बजट बढ़ के, जरा आप नेट पे चेक कर लीजिए, यूपी बिहार में 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तेलंगाना में 65 लाख मुसलमान, और यूपी और बिहार का बजट 900 करोड़ के अंदर है, और तेलंगाना में वहां पर 2 करोड़ मुसलमान है, और तेलंगाना के अंदर 65 लाख मुसलमानों के लिए सीएम साहब ने अभी 2000 करोड़ का बजट। और बजट जो है
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आजादी से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, अब आप वो भी देख लीजिए, वो भी बताना हूँ। हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1-2 नहीं, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 30 करोड़ मुसलमानों का बजट क्या है? 4700 करोड़। 30 करोड़ मुसलमानों का बजट 4700 करोड़ और 60 लाख मुसलमानों का बजट 2000 करोड़। आप बताइए। और सेंटर का बजट कितना है वो भी बोलता हूँ, 24,48,000 करोड़ का है। 24,48,000 करोड़ में वो लोग 4,700 करोड़ देते हैं। 1,74,000 करोड़ में हम लोग 2,000 करोड़ देते हैं। ये काफी बड़ा बजट है। और इस्तेमाल का जो हिस्सा है, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 100% बजट कभी इस्तेमाल नहीं होता। बजट हमेशा 60%, 70% इस्तेमाल होता है। और आज सिर्फ आपके जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसका ही सालाना खर्चा 750 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है। और अभी 204 रेजिडेंशियल खोले हैं। कांग्रेस भी हुकूमत की है, 48 साल की है। तेलुगु देशम 17 साल, 65 साल। हम तो सिर्फ 4 साल 3 महीने हुकूमत किए। 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे हमको 65 साल के अंदर। हम लोग जो है 3 साल के अंदर पता होने के बाद कहा है, बताइए उर्दू जबान तेलंगाना कभी सेकंड लैंग्वेज कभी डिक्लेयर नहीं करे। अभी हमको मौका है सिर्फ 4 साल 7 महीने। साहब झाड़ लगाए तो धान की फसल लगाए तो 6 महीने में आती, आम की फसल लगाए तो 4 साल के बाद आती, और पहले जमाने में तो 10-10, 20-20 साल के बाद आती थी, वो भी हाइब्रिड आती। तो इसलिए जो कुछ हम 4 साल 7 महीने में किए, मैं समझता हूँ 65 साल में इसका 10% भी नहीं किए। मैं एक के बाद एक बताते जाता हूँ। आपका हर सवाल का जवाब जरूर 5 चीजों में होती है देरी। सरकारी मुलाजिमत हासिल करना बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। मैं वही बताना चाहता हूँ, सब 65 साल के अंदर 12 रेजिडेंशियल स्कूल में 2000 के अंदर बच्चे पढ़ते थे। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं 50,000 से ज्यादा पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे 2 लाख तक जाएंगे। और हमारे स्कूल के रेजिडेंशियल के बच्चे अमेरिका नासा में जाके वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा के अंदर है, वहां जाकर अवार्ड लेकर आना मामूली बात नहीं। तो इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं, इतनी स्टैंडर्ड की तालीम दे रहे हैं। और वहां पर खासतौर से आपके दीन की हिफाजत की जा रही है, बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, इमाम का तकर्रुर किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का दौरा करने वाले कोई लोग हैं तो देख कर आइए। यकीनन जिंदगी भर काम करता रहता पड़ता रहेगा। इंसान पैदा होने से मरने तक रोज मसाइल आते हैं, हुकूमत को भी रोज मसाइल आते हैं, हल करने के बाद दूसरा मसला आता है। मगर ये लोग कभी हल करेंगे हमारे मसाइल, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कभी हल नहीं करे लोग, खाली हमें एक ही बीजेपी बताए दर है, फिसाद दे रहा है, चावल 20 किलो, 10 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती, दिन भर हम चाय की पत्ती पीते रहो, फिसाद में घर में बैठे रहो। यही काम करे कांग्रेस वाले, आप देख लीजिए। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड से कहता हूँ, एक नहीं हजारों। अलीगढ़ हमारे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, सर सैयद अहमद साहब की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब सलमान राशिद साहब गए उनके मिनिस्टर, तो स्टूडेंट लीडर ने उठकर कहा कि आपके जो कांग्रेस के हाथ है मुसलमानों के खून से धुले हुए नहीं है, उस पर भी धब्बे नजर आ रहे हैं, आपके दामन पर भी धब्बे। वहां सवाल किया गया, उन्होंने इकरार किया कि हाँ कोई सुधार लाने की जरूरत है। टीआरएस पार्टी इतना दंगा फिसाद हुआ, बोलिए आपकी जान की माल की हिफाजत करिए तो टीआरएस पार्टी करिए। कौन सी पार्टी आप इतना आजमाए ना? अरे वो 65 साल दिए, अरे 10-15 साल का मौका तो दीजिए। हिंदुस्तान में नंबर 1 मुसलमान रहेंगे तो तेलंगाना स्टेट है। हिंदुस्तान में तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता। मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूँ, कभी कोई बच्चे अमेरिका लंदन में जाकर पढ़ सके मुसलमानों के? आप ही बोलिए। सीएम साहब ने हर साल 250 से 300 बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कितने लाख दे रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं है, 20 लाख रुपए। अभी तक 1200 बच्चे जा चुके हैं और ये बच्चे मुसलसल पढ़ते रहेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे सीएम और दूसरे सीएम में फर्क। हमारे आईएएस अफसर जो होते हैं ना, जरा बजट को खींच के खर्चा करते हैं। जैसे आपका फाइल 3 महीने से डेफिनेट, वो जरा सोचते हैं कि खजाने का पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक बात कहा सीएम साहब से, साहब ये 20 लाख की बहुत बड़ी रकम है कि बच्चों से वापिस लेंगे। सीएम साहब क्या कहें, मेरी बेटी कविता जो आपकी एमपी है उसको अमेरिका भेजा, उसको नौकरी नहीं कराया, मैं मेरे जेब से पैसे देके पढ़ाया।
केसीआर को भिजाया, उससे नौकरी नहीं कराया, पढ़ने के लिए भिजाया। आज इतने बड़े लीडर बन रहे हैं, क्यों? तालीम हासिल करने की वजह से। ये मेरे गरीब मुसलमान भाइयों के पास पैसे नहीं है, उनके बच्चों से पैसे लूंगा, वो बच्चों का जो मेरा मकसद खत्म हो जाएगा, वो पढ़ेंगे नहीं अमेरिका में, नौकरियां करके पहले पैसे अदा करेंगे। ये सोचने वाला कोई लीडर है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, अरे दिल से कोई प्यार करने वाला नहीं मिला आज तक कोई हमको लीडर। हमारे साथ पूरा धोखा हुआ है शुरू से आखिर तक। कौन सी चीज में हमारे साथ दिए? 12% का रिजर्वेशन की एक बात का मैं वही बता रहा था। कांग्रेस 1948 से लेकर 2004 तक 56 साल पार्टी तो रही, हुकूमत वो लोग 35 साल के बाद तेलुगु देशम आई, फिर आए, फिर तेलुगु देशम आई, मगर 54 साल में एक बार भी रिजर्वेशन के बारे में कहीं ऐलान किया क्या? आप ठंडे दिल से सोच। जोश से काम नहीं चलता। जोश काम करने वाले सद्दाम हुसैन का तरह झगड़ा करने के परेशान होते हैं। होश से काम करके तालीम हासिल। मैं एक ही बात बताता हूँ, 65 साल में एक भी कांग्रेस का लीडर कहीं भी ऐलान किया कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वही उनके मुकाबिल केसीआर 2001 में पार्टी बनाया, 2001 27 अप्रैल को पार्टी बनाया, 2002 में हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आया, पार्टी मैनिफेस्टो बनाया गया, उसमें 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन का ऐलान। एक आदमी 56 साल तक रिजर्वेशन का नाम नहीं लिया, दूसरा आदमी 1 साल के अंदर नाम लिया। आप बताइए कौन अफजल है आपके लिए? रिजर्वेशन कैसा मिला वो भी बताता हूं मैं। 2004 में कांग्रेस पार्टी टीआरएस पार्टी से अलायंस की, तो आपको मालूम। उस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब जो आंध्र प्रदेश के इंचार्ज थे, ये भी आपको मालूम है। जब अलायंस करने लिए केसीआर साहब के घर पर आए तो केसीआर साहब से अलायंस हुआ, 42 सीट टीआरएस को दिए गए। सीएम साहब ने उनसे एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब और सीएम साहब उस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, आजाद भाई एक बात गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, आप मुसलमान इंचार्ज बनकर आए, फिर कभी कोई आता नहीं आता पता नहीं है तो मुसलमान नमक के कंकरों की तरह है, कहीं भी बस जायके के हद तक रखते हैं हमको, अगर कहीं उनको अपना खुद मुख्तारी का मौका नहीं देते। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सोनिया मैडम से बात कीजिए, हमसे अलायंस कर रहे हैं ना भाई, हमारा मैनिफेस्टो भी थोड़ा अमल कीजिए ना। हम अपने मैनिफेस्टो में 12% बोल चुके हैं, अब हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? आप मैडम से रिक्वेस्ट करके थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में बात कीजिए। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, 12% तो नहीं होता। अरे आप जितना भी नजर दीजिए भाई, जब हम पावर में आएंगे तो देख लेंगे, आप जितना है तेलंगाना बनने के बाद देख लेंगे। हमारे पास बड़ी तादाद में मुसलमान है, और सबसे बड़ी बात ये वो बहुत देखिए, आप चेहरे पे मेरे भाई के क्या नाम बोले भाई, अरशद भाई को गुस्सा आ रहा, हकीकत आना चाहिए, क्योंकि इंसान जब दरे दर ठोकर खाता है, घर में जाने के बाद पेट नहीं भरता, तो गुस्सा किस पे निकालेगा? हम ही जिम्मेदार है इन बर्बादी करने के, हम नहीं तो हमारे पहले के फायदे। यकीनन इंसान को गुस्सा जब हद से ज्यादा जुल्म होता है, हद से ज्यादा तकलीफ होती है, तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। वही गुस्सा है, उनका हक का गुस्सा है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ पूरी दिल से। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, तो हम मार तो नहीं सकते, तो कम से कम गुस्से से इजहार तो कर सकते कि भाई हमारा हल कीजिए मसला। तो ये लोग कभी सीएम साहब बोलने के बाद वो सोनिया मैडम से बात करके 5% का ऐलान करें ना, 5% करने के बाद कांग्रेस जीत गई, तेलुगु देशम यहाँ हार गई, दिल्ली में बीजेपी हार गई, स्टेट और सेंट्रल में कांग्रेस की हुकूमत थी ना। स्टेट में बिल क्यों असेंबली में नहीं लाया गया, क्यों काउंसिल में पास नहीं किया गया, क्यों पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया? जब आप ही सोचिए गौर से, जियो की क्या जरूरत थी बताइए? हर जियो को कोई भी कंडम कर सकता है। पार्लियामेंट और असेंबली कि ऐसा इदारा है, यहाँ जो चीज पास होती है कहीं भी उसे कंडम नहीं कर सकते, कहीं रोक नहीं सकते। वही टीआरएस पार्टी है जिसमें ताकत उतनी नहीं है, पार्लियामेंट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास सिर्फ 16 एमपी है, पार्लियामेंट में हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते कि बीजेपी इतनी ज्यादा तादाद में एमपी जीत चुकी है। सीएम साहब का क्या था नजरिया 2002 में? हमारे एमपी थोड़े, बस सेंटर में कोई भी सेकुलर पार्टी आएगी तो उसकी तायद करते हुए हम रिजर्वेशन का बिल पास करवाएंगे।
मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पार्लियामेंट की ताकत हमारे पास है? क्या हर चीज हम पार्लियामेंट में पास करवा सकते हैं? फिर भी उसके लिए सीएम साहब ने असेंबली में पास करवाया। पहले सुधीर कमेटी बिठाई, सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बिल असेंबली में पास करवाया, काउंसिल में पास करवाया, गवर्नर से अप्रूवल लेकर प्राइम मिनिस्टर के पास पेश किया गया। आप तो जानते हैं मोदी है, मोदी साहब कभी हमारा भला नहीं चाहते। सीएम साहब ने एक बात कही उनसे, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, कम से कम मुसलमान वाजपेयी को याद करते हैं, एक काम अच्छा कर दीजिए, आपको भी याद करेंगे। मगर उन्होंने नहीं किया। मगर और एक तरीका ये है, वो रिजेक्ट भी नहीं की। हम दरखास्त किए कि आप पास कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। वो रिजेक्ट करेंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर, जिस तरह तमिलनाडु में 68% रिजर्वेशन दिए, हमारे पास भी उसी तरह रिजर्वेशन चाहिए। ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये बैकवर्डनेस पर रिजर्वेशन। तो मेरे भाई से कहता हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जरूर कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे जिसकी वजह से सेकुलर पार्टी को दिल्ली में लाएंगे और जरूर ये बिल पास करवाने के लिए हमारी जो मदद होगी वह करते हुए इस बिल को पास करवाएंगे। नहीं तो रिजेक्ट भी करेंगे, वो भी दरखास्त करेंगे कि भाई आप रिजेक्ट कर दीजिए, रखिए मत रखिए। हम सुप्रीम कोर्ट से दरवाजा खटखटाकर, जब हिंदुस्तान में एक स्टेट को मराहत मिलते हैं तो दूसरी स्टेट किस तरह छूट सकती है। जरूर इंशाअल्लाह ताला आप दुआ कीजिए, जरूर सीएम साहब इसके लिए बहुत सीरियस है, जरूर दिलाएंगे। और मेरे भाइयों, बजट का भी बता चुका हूं मैं, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस्लामिक जो है फराज साहब भी कहे 12% रिजर्वेशन है। अच्छा, स्टेट यूनियन के इलेक्शन जो 1988 से बैड है, इसके बारे में गवर्नमेंट बनने के बाद गौर करेंगे। जरूर स्टूडेंट तो हमारे बच्चे, पर हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, तालीम के बाद लीडरशिप में आए। अगर वो आना चाहते हैं लीडरशिप में, जरूर आ सकते हैं। स्टूडेंट पीरियड में भी आना चाहते हैं तो बचपन से ग्रोथ होता है। जरूर उसके लिए आने वाली हुकूमत में सीएम साहब के सामने आपकी गुजारिश पेश की जाएगी ताकि उसको अमली जामा पहनाया जाए। ये तकरीबन तो बातें बता चुका हूँ। मैं मेरे भाइयों से एक ही कहता हूँ, टीआरएस पार्टी सबसे सेकुलर पार्टी। हम बहुत बरस तक हाथ को उड़ डालते रहे, नहीं डाले क्या मैं पूछूं, हाथ हमेशा हाथ ही देते रहा, कभी हमको तरक्की नहीं दिया, कभी डेवलपमेंट पर नहीं ला। बहुत हम लोग देखने के बाद जब एनटी रामाराव ने अपनी पार्टी बनाई, उनका निशान साइकिल का, साइकिल को भी उड़ डाले हम 1-2 साल में, 17 साल कुछ नहीं करे। चंद्रबाबू नायडू जितने धोखेबाज है, जितना तेलंगाना के अवाम को वो गिराना चाहते हैं, डेवलप नहीं करना चाहते, वैसा लीडर कहीं नहीं। क्यों? कभी वो नहीं चाहते कि आज तेलंगाना बनने के बाद 2 रियासतों में कंपटीशन आ चुका है। हमारा बजट बताता हूँ, तेलंगाना का, आंध्र का भी बताता हूँ। तेलंगाना का बजट जो था ना, आंध्र प्रदेश के अंदर 2013-14 का बजट आप नेट पे चेक कर लीजिए, 1,61,000 करोड़ का बजट सारे आंध्र प्रदेश। हम हमारे हिस्से में क्या आते थे, क्योंकि हम 40% थे, 35-38%, उन्होंने 60% थे, 62%, तो बजट का ज्यादा हिस्सा उनके अंदर जाता था। हमारे हिस्से में 44,000 करोड़, 45,000 करोड़, 48,000 करोड़ से बढ़ के नहीं है। सीएम साहब हमेशा एहतजाज करते रहे कि बजट का 1% तो भी दिया जाए माइनॉरिटी का, और टोटल बजट हमको दिया जाता था। तेलंगाना का बजट तेलंगाना को दिया जाए, आंध्र का बजट आंध्र में खर्चा किया जाए, पर नहीं दिया गया। 45, 46, 47 पे लाके स्टॉप कर दिया गया। मैं आपसे आज पूछता हूँ, तरक्की कैसी है? कार की रफ्तार नहीं है, ये हेलीकॉप्टर की है और प्लेन की रफ्तार जाने वाली है। हमारी तरक्की देखिए, 4 साल के अंदर आज हमारा बजट 1,74,000 करोड़ का। आप बताइए, जिसको 45-48,000 करोड़ मिलते थे, आज 1,74,000 करोड़ का बजट है। और जो वेलफेयर स्कीम्स है हमारे, जिस पर खर्चा किया जा रहा है 55,000 करोड़, जो बजट हमें मिलता था उससे ज्यादा वेलफेयर स्कीम पर नॉन रिफंडेबल खर्चा किया जाता है। मेरे भाइयों से कहता हूँ, हमें भी एक 10-15 साल मौका दीजिए, देखिए किधर जाता है। लोग जो निजाम स्टेट को याद करते हैं, सारी दुनिया में हीरे जवाहरात बेचना रहा तो हैदराबाद स्टेट को आते थे। थोड़ा ठहर जाइए 15-20 साल, सारी दुनिया इधर ही भाग के आएगी तिजारत करने के लिए। आज हमारी इंडस्ट्री जो पॉलिसी है, इंडिया में नंबर 1 इंडस्ट्री पॉलिसी है। 1,50,000 करोड़ से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं 4 साल के अंदर। तो मेरे भाइयों से कहता हूँ कि हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे सीएम हैं,
एक और एक मिसाल देना चाहता हूँ, शादी मुबारक। आप है ना, हमारे मीडिया के भाई भी है यहाँ पर, आप नोट चेक कर लीजिए, इंटरनेट पर जाके बजट, इज्तिमाई शादी बजट, इज्तिमाई शादी बजट चेक कर लीजिए। उसका बजट साल को पूरा आंध्र प्रदेश में जब थे 50 लाख रुपए का बजट था। 2011 का चेक कर लीजिए, 12 का चेक कर लीजिए, 13 का चेक कर लीजिए। उसमें भी शादियां कराते थे, इधर एक 25 दुल्हनों को, इधर एक 25 दुल्हनों को, साल में 2-3 बार रखते थे सेशन। असेंबली सेशन कैसा होता वैसा 3 सेशन रखते थे। रख के जितने दूल्हे दुल्हन रहते थे उससे ज्यादा मिनिस्टर फोटो सेशन सुबह से शाम तक। हम लोग दिखावा नहीं करते, अमल करके बताते, और उसमें जहेज देते थे। 25,000 रुपए एक शादी का बजट था। जहेज में क्या करते थे, 10,000 मार के खा जाते थे जो भी लीडर होता। कांग्रेस का लीडर पब्लिक का पैसा वही मार के खा के करोड़पति बन चुका है। उसमें 15,000 में मट्टी का शेर है हैदराबाद में, जो पुराने साड़े को कलर देके बेचते, जरी साड़े। दुल्हन एक ही रात एक ही दिन पहनना, दूसरे दिन पहने गए तो ये टुकड़ा अलग वो टुकड़ा अलग हाथ को आता। और एक जुमेरात पर से पलंग लाते थे, जुमेरात बाजार है हमारे पास हैदराबाद में, वहाँ पुराने सामान और पुराने पलंगा पुराने चीजा टूटे फूटे बना के बेचते। और दूल्हा दुल्हन अगर साइड में रहे तो पलंग का उसी दिन खत्म, दूसरे दिन के काम के लिए नहीं है। ये थी कांग्रेस हुकूमत। मेरे भाइयों से कहता हूँ, सीएम साहब कितने दिए बोलो मेरे भाई? सीएम साहब जो दिए 4 साल 3 महीने के अंदर 604 करोड़ रुपए सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शादी के, मेरी बहनों की शादियों के लिए 604 करोड़ रुपए दिया। और आपके गुप्ता साहब जब भी चेक देते हैं, कपड़ों का जोड़ा दुल्हन और दूल्हे को गिफ्ट देते हुए चेक देते हैं। आप बताइए कल्चर कहाँ था? मेरे भाइयों से कहता हूँ, जोश से काम मत लीजिए, होश से काम लीजिए, कैलकुलेशन से काम लीजिए। लड़कियां कितने शादी करवाए? 1,08,665 लड़कियों की शादी कराए, मुस्लिम लड़कियों की, गैर कौम की नहीं है, सिर्फ मुस्लिम बच्चों की। जब हम एक दिन का सर्वे करवाए थे, आप लोगों को याद होगा, सर्वे में रिपोर्ट आई थी, शहर हैदराबाद में 40,000 लड़कियां की उम्र 30 साल हो चुकी है, और माँ बाप परेशान होकर वो बाहर के यमन के बूढ़े अरबा आते थे, सऊदी अरब बोल के। वो सऊदी तो होते नहीं थे, इधर उधर के गल्फ कंट्रीज के आते थे, उन्हें शादियां कर दी जाती थी। आज कहाँ है अखबार में पढ़िए, आपके एक न्यूज आती का दिन। मेरे भाइयों से और एक बात बताता हूँ, आप नेट पे चेक कीजिए, चंचलगुड़ा जेल, चिल्लापल्ली जेल, वारंगल जेल 50% कैदियां कम हो चुकी हैं तेलंगाना बनने के बाद। इतना मन आ चुका है, कहाँ है बताइए चेन स्टिचिंग, कहाँ है क्राइम, कहाँ है? नंबर 1 ची टीम के लिए पुलिस डाली गई है। आप बताइए, आप एग्जाम्पल देखिए उनके, हमारे हमने जो काम किया है, हमारे सीएम साहब ने जो काम किया है। ये खाली एक ही बात है, हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है पूरे नहीं दे सकते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। लोन स्कीम कम गई मिली है आने वाले, क्योंकि लोन स्कीम के लिए फंड रिलीज करने तक सीएम साहब ने गवर्नमेंट डिसॉल्व की। ये भी बताओ, लोग कहते हैं कि काई को करे, मैं मेरे मुसलमान भाइयों से बोलता हूँ, आज हमारे पूरे भाई विश्वास से करें, मोदी साहब की लहर डाउन हो जा रही, पूरी नीचे 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 जाके फर्श पे आ गई। कोई है नहीं दम उसके अंदर। हमको बोलते हैं बीजेपी के पास जाते, क्यों जाते? वही डर के इलेक्शन करा रहे, ताकि आप लोग जब नाराजगी में हमारे बहनों को बोलेंगे जाके एक वोट तो कार को डाल दो, एक एंटी बीजेपी जो है उसको डालो, जाने में इधर का इधर दबा दिया, इधर का इधर दबा दिए तो कहीं मत न रहोगे तो परेशान। वही समझ के इलेक्शन रखा गया। हमारे गुप्ता साहब को 3 महीने भगा रहे, 4 महीने भगा रहे, नहीं तो 15 दिन का इलेक्शन। अरे इनके वालिद साहब बहुत नेक इंसान है। आज रात में मैं उनके साथ दिन जब भी आता हूँ, इनसे मिलता हूँ, बहुत हमदर्द है और बहुत जैसा अपने पास ईमान के पक्के लोग रहते हैं। मुझे एक बात बताए, एक शख्स उनके पास आया कि मैं बहुत परेशान हूँ। इनके वालिद साहब पता है क्या होता है? वो शख्स आके मुसलमान आके बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करो? तो उन्होंने कहा आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, आपकी परेशानी दूर हो जाए। कौन बोले? गुप्ता साहब के वालिद साहब बोल रहे। क्या बोले? 5 वक्त अल्लाह में को याद करो, आपकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती। मेहनत करो, तिजारत करो, जो भी काम कर सकते हैं, मुझसे कुछ मदद है तो आप लेके जाओ। राशन होना मेरा खेत है, आप साल भर का राशन मुझसे लेके जाओ, मगर आप खाली परेशानी परेशानी वो तो हल नहीं होती। परेशानी के साथ कुछ रोजगार के लिए काम करते जाओ और अल्लाह को 5 बार याद करो, आपकी परेशानी दूर होगी। कोई बोलने वाला है बताइए? हम भी नहीं बोलते अरे आओ भाई परेशान है,
क्या करेंगे, दुआ करेंगे आपके लिए, बोलते नमाज पढ़ो, ठीक है नहीं बोलते। तो मेरे भाई ऐसे भी भाई हमारे हिंदू भाई जो हमको चाहते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बीजेपी सब बेकार बकवास है। ये कांग्रेस का एक ही हरबा है हमको डराने का। मैं एक ही बात पूछता हूँ कि बाबरी मस्जिद कौन चेक कर, हम दिया आपने मत देना भाई, इंतजार में टीवी नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के थे, फिर कैसा शहीद होने दिया कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, रुका नहीं सकते थे। और खाली उनका जब कैलकुलेशन क्या था, बाबरी मस्जिद का ताला कौन खोला है, राजीव गांधी साहब खोला है, वही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर। बाबरी मस्जिद शहीद होते हुए देखते कौन है, यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर टीवी नरसिम्हा राव साहब। ये उनका क्या कैलकुलेशन था, एक बार ये टूट जाएगी तो मुसलमान पूरा कांग्रेस के कंट्रोल में आ जाएंगे। ये उनकी उल्टी प्लानिंग हुई, वो टूटते हुए हाथ से हुकूमत ही चलेगी। ये मालूम हुआ मुसलमान क्या है, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरते, अल्लाह से डरते हैं। और ऐसे भपकियां देने वाले जो है बंदर भपकियां हमको मत दीजिए, हम किसी से डरने वाले नहीं, अल्लाह से डरने वाले। और मुसलमान रोड का ये हाल हुआ, कांग्रेस को निकाल के फेंक दिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ टीआरएस पार्टी बहुत बेहतर पार्टी, बहुत तेज तरक्की देने वाली है। आने वाले 10-15 साल में जो रेजिडेंशियल के बच्चे हैं इसी तरह पढ़ते रहेंगे तो 2 लाख बच्चे तालीम हासिल करेंगे। आज 50,000 है, अभी 9th 10th नहीं आए वहाँ पर। आने के बाद और मजीद 204 स्कूल खोले और मजीद 300 स्कूल खोलेंगे, 500 स्कूल का टारगेट है। वहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे इतने टॉप लेवल पे आएंगे, सरकार के हर इम्तिहानात में वो सिलेक्शन हो जाएंगे अपने काबिलियत के हिसाब से। दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपना झंडा गाड़ देंगे। तेलंगाना के मुसलमान जैसा गुजरात के लोग मुसलमान है, यहाँ केरला के, उससे बढ़कर हमारे मुसलमान हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में दौलतमंद लोगों में केरला गुजरात के 1-2 मुसलमान है, हैदराबाद के भी 1-2 है। तो मेरे भाइयों से कहता हूँ आप हमेशा एक बात का सोचिए, टीआरएस पार्टी आपकी दोस्त पार्टी है, आपका खादिम भाई है, जो डिप्टी सीएम का ओहदा दिए, मामूली ओहदा नहीं है। हर चीज कोई चीज हर चीज हमारे पास आकर जाती है। रेवेन्यू मिनिस्टर दिए, आज सरकार के जितने स्कीम्स आ रहे हैं, 1,000 रुपए पेंशन और उसको 2,000 कर रहे हैं, 1,500 को 3,000 है, बेरोजगार पेंशन को भी 3,000 15 कर रहे हैं। जॉब्स का मसला, आबादी में जितने लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ ही जॉब की तलाश में और पढ़ते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात बताता हूँ। मेरे वालिद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर बहुत कारोबार बहुत बड़ा था उनका। मैं भी 69 में कुछ दिन के लिए खाली देखने के लिए जाता था मूवमेंट में। 1-2 बार चिन्नाटी साहब से मिला था। तो 70 शायद मैं समझता हूँ 73-74 की बात है शायद, या 76 है। तो उस वक्त कुछ जॉब्स मिले थे बैंक से, बैंक को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी के जमाने में। तो हमारे जो साथी थे वो चिन्नाटी साहब पास गए, भी काम कर रहा था मैं, क्योंकि काम करने वालों को उस जमाने में खैला हुसैनी साहब थे मालूम कॉलेज के, बहुत नेक इंसान थे। तो मैं हमारे दोस्तों 2-3 जाके, मेरे को भी मैं भी गया मिलने उससे, तो नौकरी सबको दिला देता हूँ। बोले जब ग्रेजुएट बहुत कम मिल रहे थे, मैं मेरे वालिद के पास गया कि बैंक में नौकरी मिल रही है। मेरे 3 दोस्त तो चले गए, नौकरी पे चल गया। मैं भी पूछा, मेरे वालिद ने कहा तुम पागल है, तुम ताजिर के बेटे हैं, तुम जाके नौकरी करते। तो नौकरी करने के बजाय जब आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम मुश्तरका फैमिली है, आगे जैसा जैसा बढ़ेंगे आप तरक्की करेंगे, काम पर ध्यान दो, तिजारत करो। सरकार ने भी तिजारत की तरकीब दी, तिजारत ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो हम लोगों को भी इल्म हासिल करना जरूरी है। इल्म की कोई उम्र नहीं, इल्म जितना हासिल करते जाते हुए साथ में अगर तालीम याफ्ता में तिजारत करेगा तो बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो मैं बैंक की नौकरी से छूट गया, मैं तो जाके बैंक में करके अब रिटायरमेंट लेके घर में बैठता था। आज आपका डिप्टी सीएम बन के खड़ा हुआ आपकी खिदमत करने। तो ये अल्लाह का कर्म होता है। तो हम ये चाहना कि हमारे बच्चों को बचपन से अब तिजारती जहन में बहुत कम खर्चे से भी आदमी शुरू से कर सकता है। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जो नारियल बेचते थे ऊटी के अंदर, वो करोड़पति बने। काम करने का तरीका है, एक आदमी सोना बेचता है, खसारा निकालता है, एक आदमी मट्टी बेच कर पैसा कमाता है। तो मेरे बहनों से भाइयों से कहता हूँ कि केसीआर जो है और कविता मैडम, ये बड़ी अच्छी फैमिली है, मुझे बहुत ऊंचा साबिका है। मैं कोई पहले पॉलिटिशियन नहीं था, कोई पार्टी में नहीं गया। 2001 में सीएम साहब पार्टी बनाने वाले थे, जाके मिला तो बोले आओ महमूद भाई, उसी के साथ ज्वाइन हुआ। आज मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया गया। आज पूरे जो भी मिनिस्टर्स है, जो हमारे एमएलए है, रात दिन मिलते रहते हैं मेरे से माइनॉरिटीज कामों के लिए। और बहुत मैं मेरे भाई से कहता हूँ, मैं सिक्योरिटी है यहाँ पर की है, मैं जब ऑफिस में रहता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, मेरे ऑफिस में जो सबसे गरीब आता है
जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, कपड़े मैले पट्टे, नो अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट उस आदमी को लेके आना है। मेरे पास कोई भी आदमी आने के बाद एक भी ये नहीं कह सकता कि मैं रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे मौका दिए। सिर्फ आप लोगों के तुफैल में एक मुसलमान होने से मुझे मौका मिला। मेरा फर्ज बनता है कि मेरे भाइयों की खिदमत करें। आज मेरे नीचे 31 कलेक्टर है, आपके जितने कलेक्टर है आपके भाई के अंडर आते हैं, तो डेफिनेट जितने वेलफेयर के स्कीम है, जितने पेंशन के स्कीम है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है, मुसलमान 95-98% इस्तेफादा कर रहे हैं। पहले 10% 5% से ज्यादा इस्तेफादा नहीं करते थे। इसलिए मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि गलतफहमियां निकालिए और डीएससी का जरूर करा देंगे। मुझे देख रहे हैं, मैं आपका भाई हूँ, करवा दूंगा। इस बार इलेक्शन के बाद आइए, मेरे से जो हो सकता है, क्योंकि काफी वैकेंसीज मिलते हैं। 60 वैकेंसीज भी जो ट्रांसलेटर्स के दिए वो भी हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि उर्दू जबान अगर चाहे कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, अगर उर्दू में लेटर आए तो कचरे में डालने के बजाय पढ़ के सीएम साहब क्या बोले मीटिंग में, पढ़ के जवाब भी उर्दू में देना। तो उर्दू को आने 5 साल में जरूर इज्जत दी जाएगी, जरूर उर्दू तरक्की करेगी। उर्दू हमारी अपनी मादरी जबान है, मादरी जबान बचाना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए। हमारा पूरा लिटरेचर उर्दू में सबसे ज्यादा है। आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे इतना समझ में नहीं आएगा जितना उर्दू में पढ़कर अमल कर सकते हैं। मेरे भाइयों से मैं यही चाहता हूँ कि क्योंकि अब इसके बाद और एक मीटिंग है, आप लोगों को भी थोड़ा काम है, तो मैं एक गुजारिश हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। आपका वोट सिर्फ गुप्ता साहब के हक में कार के निशान को आना चाहिए। कार की तरह हम लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल में सब चीज निकाल दीजिए, एक आपके भाई को डिप्टी सीएम बनाए, इसके लिए मैं आपसे इंतजार करता हूँ। मैं भी आपका खादिम हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच में बैठने वाला हूँ, आपके साथ रहने वाला हूँ, जीने वाला हूँ।